कल हमने सीखा था गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति ग्राफी विधि से। आज हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कलन विधि से करना सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि गति के समीकरणों की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो त्वरण हमारा कैसा होना चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। यदि त्वरण एक समान है तो ही हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे, या गति के समीकरणों से हम v या s का मान निकालेंगे जब हमारा त्वरण या किसी कण या वस्तु का त्वरण एक समान होगा। तो इसे लगाने की कलन विधि, इस अवकलन या समाकलन विधि, अवकलन तथा समाकलन विधि, कलन विधि से हम इन गति के समीकरणों को आज हल करेंगे। कल हम ग्राफी विधि से हल कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा वह है v = u + at। यह है फर्स्ट इक्वेशन गति के समीकरण का, जहां पर हम जानते हैं कि v है अंतिम वेग, लिख लेते हैं इसको, v है अंतिम वेग, आप भी नोट डाउन करते जाएं, और u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। t है समय। समय कब तक के लिए? जब तक कि त्वरण एक समान है। जब तक त्वरण एक समान है तब तक के लिए समय है। यदि त्वरण बदला, त्वरण असमान हुआ, तो फिर ये गति का समीकरण ही इसमें लागू नहीं होगा। तो बात शुरू करते हैं। v = u + at गति का पहला समीकरण। तो हम जानते हैं कि ये कैसा संबंध है, v = u + at जो गति का पहला समीकरण है वह हमें वेग समय संबंध दिखाता है। वेग समय में जो क्या रिलेशन है ये हमें दिखाता है। तो वेग समय संबंध में हम देखें तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो हम इसका ग्राफ बनाकर भी, जो कि हम पहले देख चुके हैं, यदि हम स्थिति और वेग का हम अक्ष ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा मिलती है। तो हम कहते हैं कि vt ग्राफ की प्रवणता जो है या ढाल, vt ग्राफ की ढाल हमें त्वरण मिलता है। vt ग्राफ की ढाल से हमें त्वरण मिलता है, मतलब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो इसका मान कहां से निकलेगा? त्वरण से। a = क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन dv/dt। अब हालांकि वेग में परिवर्तन क्या होता है? ∂v/dt। तो जब हम लिमिट ∆t → 0 रखेंगे तो ∂v dt में बदल जाएगा और ∂v dv में बदल जाएगा। a = निकला dv/dt। अब इसको हमें कलन या अवकलन विधि से हल करना है, इसलिए हमने इसको अवकलित कर लिया। हमने v को t के सापेक्ष अवकलित कर लिया। अब क्या करेंगे? अब इसको हम देखते हैं, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। dv का 1 से तो हो जाएगा dv, और a का dt से तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a dt। अब समाकलन कर देंगे, चूंकि हमें दिख रहा है कि किस फॉर्म का, dx फॉर्म का। तो इस टाइप में हम समाकलन करते हैं, तो जो कि हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है x। यदि x की पावर n dx है तो वैल्यू हमें मिल जाती है x की पावर n + 1/n + 1। ये समाकलन है, सूत्र है समाकलन की। तो इधर हम समाकलन लगा देंगे तो ये हो जाएगा dv, समाकलन dv, और इधर हो जाएगा समाकलन a dt। अब इसमें ध्यान आपको रखना है कि इधर क्या है, ये सूत्र है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे है क्या? वेग, और यहाँ पे है समय। और यहाँ पे एक चीज a जो है वह क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है हमारा? कांस्टेंट है या नियत है। त्वरण बिल्कुल एक समान है, मतलब त्वरण कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, इसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। तो a कांस्टेंट है तो a को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा dv = a बाहर हो गया, तो अंदर बचा समाकलन dt का करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो वेग है, यहाँ पे वेग का समाकलन हो रहा है, यहाँ पे समय का। तो समय और वेग देखेंगे, समय व वेग, बात समझना। इधर लिखा है वेग, v मीन्स वेग, इधर लिखा है t मीन्स समय। तो समय t = 0 पर प्रारंभिक वेग है u, वेग हमारा u है, या किसी वस्तु का कण का वेग u है। और समय जब बदलता है, समय t = 0 से समय t = t हो जाता है, या t समय पर वस्तु का वेग हो जाता है v। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट रखेंगे हम। इधर है वेग, तो वेग के लिए प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग, लिमिट कैसी होगी? पहले निम्न सीमा फिर उच्च सीमा, तो पहले u फिर ऊपर आ जाएगा v। इसी तरह इसमें पहले समय कहाँ शुरू हो रहा है? 0 से t,
कम समय से अधिक समय, 0 से t, इधर समय वाला फंक्शन, इधर वेग वाला फंक्शन। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जब समाकलन करेंगे तो हमने देखा कि जब हम dx का समाकलन करें तो x मिलता है, तो dv का समाकलन करने पर हमें मिलेगा v, जिसको हम बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे, और इसके राइट हैंड साइड, इस साइड हम लिखेंगे लिमिट u टू v इक्वल, अब a कांस्टेंट जो कि बाहर है। अब यहाँ पे dt का समाकलन होगा, तो dt का समाकलन क्या बनेगा, t, dt का समाकलन t। लिमिट कहाँ रखेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, और बड़े से ब्रैकेट के राइट हैंड साइड 0 टू t लिमिट आ गई। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखें माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है v, माइनस लोअर लिमिट क्या है u। तो अपर लिमिट पहले v की जगह पे v, माइनस लोअर लिमिट v की जगह पे u इक्वल, इधर हो जाएगा a। अपर लिमिट क्या है t, मतलब t के प्लेस पर t, माइनस t के प्लेस पर 0, तो ये हो जाएगा v माइनस u इक्वल a, और t में से 0 माइनस हुआ तो t, मतलब v इक्वल u को इधर ले आओ, तो माइनस का इधर आया तो प्लस का u प्लस a t, v इक्वल u प्लस a t। ये क्या हो गया, गति का पहला समीकरण, जिसे हमने कलन विधि से ज्ञात किया। बात समझ आई। अब हम चलते हैं गति के दूसरे समीकरण की ओर। तो पहला समीकरण क्या करना है हमें, वेग स्थिति संबंध या समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हमें त्वरण बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका हम तिरक गुणा करा लेंगे, समाकलन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, हमें वैल्यू या समीकरण हमें मिल जाएगा। अब दूसरा समीकरण जो गति का है वह क्या है, वह कौन सा संबंध बताता है, हमने ग्राफी विधि में बताया था, वह बताता है स्थिति समय संबंध। जो गति का दूसरा समीकरण है वह स्थिति समय संबंध बतलाता है हमें। तो गति का दूसरा समीकरण हम लिख लेते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है गति का दूसरा समीकरण, जहां पर हम जानते हैं कि s है विस्थापन, विस्थापन जिसको हम कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या है, एक विशेष दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन। और बाकी चीज तो आप जानते ही हो, u है प्रारंभिक वेग, t है समय, a है त्वरण। अब यहां पे देखें तो एक ऐसा संबंध बनेगा, स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन मीन्स स्थिति, स्थिति समय संबंध। तो स्थिति समय संबंध के बीच हम ग्राफ खींचें, ये हो जाएगा टाइम एक्सिस, ये हो जाएगा स्थिति अक्ष, ये समय अक्ष, ये स्थिति अक्ष। अब ये एक समान त्वरण है, तो हमें ग्राफ एकदम एक से सीधी रेखा या सरल रेखा मिलेगी एक समान त्वरण के लिए। तो ST ग्राफ की प्रवणता या ढाल, ST ग्राफ की ढाल हमें क्या देती है, यदि समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको हम कहते हैं वेग, हमें वेलोसिटी मिलता है वेग। ST ग्राफ की प्रवणता हमें देती है वेग। तो यहाँ पे फार्मूला क्या रखेंगे, v इक्वल ds अपॉन dt, v इक्वल ds अपॉन dt। यहां से भी देख सकते हैं समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन वेग, मतलब v इक्वल ds अपॉन dt। और पहला समीकरण जो था v इक्वल u प्लस a t, मतलब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण था, तो a इक्वल dv बाई dt। अब यहां से तिरक गुणा करा लो, ds का गुणा 1 से तो ds, v का गुणा dt से तो v dt। बात समझ आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, समाकलन का साइन लगा देंगे। तो ये हो गया समाकलन का साइन ds इक्वल इधर समाकलन का साइन v dt। ओके, अब यहां पे देखें तो गति का दूसरा समीकरण, इसमें विस्थापन है, वेग है प्रारंभिक वेग, और त्वरण है। अब हम यहां पे देखें तो हमें विस्थापन दिख रहा है s, यहां से हमें विस्थापन की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें वेग की वैल्यू तो मिल जाएगी, वो भी v मिलेगा, जबकि हमें इस समीकरण में क्या चाहिए, u चाहिए। तो u तो यहां से मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा, चलो लिमिट रख लेंगे तो u तो मिल ही जाएगा, लेकिन a नहीं मिल पाएगा। a मिलेगा क्या इस समीकरण से, a तो कहीं दिया ही नहीं है, ना तो यहाँ पे a ना तो यहाँ पे a। एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया, जबकि हमें समीकरण जब लगा के लाना है तो हम उसमें एक्सेलरेशन होगा, जब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ से हमें a दिख नहीं रहा, तो आएगा कहाँ से, तो इसके लिए हम गति का पहला समीकरण उठा लेते हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, v के प्लेस पे u प्लस ए टी रख सकते हैं, जहाँ पे हमें u प्रारंभिक वेग भी मिल जाएगा, a एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, त्वरण भी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, और टाइम भी। ओके, तो यहाँ से देखें
तो ये हो गया ds इक्वल, यहाँ पे v की वैल्यू रख दो तो u प्लस ए टी, और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे देखें तो इधर कैसा है, s मीन्स स्थिति में परिवर्तन, समाकलन किसका हो रहा है, स्थिति का, और इधर देखें तो समय के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा है u प्लस ए टी का। तो इधर समय लिखेंगे, इधर समय की लिमिट आएगी, इधर स्थिति की लिमिट आएगी। तो इधर लिख लेते हैं समय और इधर लिख लेते हैं स्थिति। तो मान लेते हैं समय t इक्वल 0 पर वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है 0, और समय t इक्वल t पर वस्तु की स्थिति है s। तो स्थिति किधर जाएगा, 0 टू s, स्थिति यहाँ पे 0 टू s, और टाइम कहाँ पे t इक्वल 0 टू t इक्वल t, टाइम इधर 0 टू t। बात समझ आई, लिमिट कैसे रखनी है, स्थिति की तरफ स्थिति की लिमिट, टाइम की तरफ टाइम की लिमिट। अब इसको हल करो तो समाकलन ds समाकलन dx का x, तो समाकलन ds का s, क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट राइट हैंड साइड 0 टू s पुट कर देंगे। अब इधर चलें तो पद यहाँ पे प्लस लगा है, मतलब दो पद हैं, इनको अलग कर लो। तो 0 टू t u dt प्लस समाकलन 0 टू t a t dt, इसको हमने अलग कर लिया। तो 0 टू s, यहाँ पे पहले अपर लिमिट तो s माइनस लोअर लिमिट 0, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हम समाकलन करें तो u क्या है, u कांस्टेंट हो जाएगा, dt के सापेक्ष केवल t का समाकलन होगा, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो u कांस्टेंट हो जाएगा, और वैसे भी u मीन्स क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग वस्तु का नियत होगा, तो प्रारंभिक वेग जब नियत हो जाएगा तो वैसे भी कांस्टेंट होकर बाहर चला जाएगा। तो u यहाँ से बाहर हो गया, लिमिट हमने रख दिया 0 टू t, और u बाहर हो गया, बचा केवल dt, प्लस यहाँ से a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 टू t समाकलन t dt। अब यहाँ पे लिख देंगे s माइनस 0 मीन्स s, यहाँ से u बाहर। अब dt का समाकलन dt कितना हो जाएगा, t, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट रखेंगे 0 टू t प्लस a। अब यहाँ पे समाकलन क्या है, t, मतलब हमने क्या बताया, x की पावर n, समाकलन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, t dt, मतलब t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, t की पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स t की पावर 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और बड़े से ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि लिमिट हमें अभी रखना बाकी है, t की पावर 2 बाई 2, लिमिट हमने रख दिया 0 टू t। ठीक, आराम से समझते जाओ, लगाते जाओ। स्थिति में परिवर्तन, इसको मिटा देते हैं, ये सब आप नोट करते जाइएगा। अब आगे चलें तो s इक्वल u, अब यहाँ पे अपर लिमिट t के प्लेस पर t माइनस लोअर लिमिट t के प्लेस पर 0, इसको ब्रैकेट हो गया क्लोज, लिमिट इसकी खत्म हो गई, प्लस लिमिट हमने रख दिया a। अब यहाँ पे देखें तो t के प्लेस पर अपर लिमिट t, मतलब t के प्लेस पर t मतलब t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट t के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 0 ही हो जाएगा, लिमिट हमने रख दी। s इक्वल u t माइनस 0 t प्लस a, टी स्क्वायर माइनस 2, अब इसमें इसका भाग कराएंगे तो 0 आएगा, 0 में इसको माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब a टी स्क्वायर बाई 2 या अपॉन 2। अब ये कितना हो गया, s इक्वल यू टी प्लस 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया गति का दूसरा समीकरण, गति का ये दूसरा समीकरण है, बन जाएगा। अब चलते हैं गति के तीसरे समीकरण की ओर, जो कि कलन विधि से उसको भी हम लगाएंगे। तो गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का जो तीसरा समीकरण है वह है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखो तो इसमें क्या है, इसमें है आपका वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और त्वरण है और समय है। यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है, समय का टर्म नहीं है, मतलब जब समाकलन करेंगे तो टाइम के टर्म पर समाकलन नहीं होगा, और
यदि अवकलन टाइम के टर्म पे आता है तो उस टर्म को हमें गायब करना है। अब यहां पे देखें तो एक ऐसा संबंध बनाएगा वेग स्थिति संबंध, वेग स्थिति संबंध बनाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, वेग या स्थिति? पहले हमने विस्थापन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वेग, फिर हमने पढ़ा त्वरण। तो इन दोनों में से बड़ा है वेग, है ना। तो ऐसा समझ सकते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। इन दोनों में से बड़ा कौन है? जैसे हमने पढ़ा पहले विस्थापन डिस्प्लेसमेंट s, फिर हमने पढ़ा वेग, फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन त्वरण। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा है v। तो जब हम v का t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें मिलेगा त्वरण, मतलब इस तो v से बड़ी वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्सेलरेशन या त्वरण। या ये याद रखो कि जो गति का पहला समीकरण है, गति के पहले समीकरण में हम त्वरण लगाएंगे, त्वरण कितना होगा dv/dt। गति का दूसरा समीकरण हम वेग लगाएंगे ds/dt, और गति का तीसरा समीकरण भी हम लगाएंगे a = dv/dt। मतलब गति का पहला और तीसरा समीकरण त्वरण से ही निकलेगा, वेग में परिवर्तन बटे समय से। ये चीज हमें याद रखना है, और इसमें टाइम का टर्म नहीं है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, इसको हल करें तो ये हो गया a = कितना, a = dv/dt, a = dv/dt। अब देखो यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है इस समीकरण में, तो क्या करेंगे, इस टाइम के टर्म को हटाएंगे। अब ये हटेगा कैसे, हटेगा कैसे? अब इसमें देखें तो यहाँ पे वेग का टर्म है, वेग का टर्म है और एक्सेलरेशन है, मतलब वेग है और एक्सेलरेशन है, ये तीन चीजें हैं। u को छोड़ो, u तो लिमिट रखने पे आ ही जाएगा। मतलब तीन चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास है क्या नहीं, s नहीं है, s हमारे पास नहीं है। तो s लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये dv/ds है तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ds/ds। तो s का टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? गति का तीसरा समीकरण टाइम के टर्म पे नहीं है, तो टाइम के टर्म को गायब भी करना है, और हमें a और v दिख रहा है, तो a और v से हमें u v दोनों मिल जाएंगे। s का टर्म नहीं है, तो s के टर्म को लाने के लिए हम ds का भाग करा देते हैं, ds को इसके साथ मल्टीपल करा देते हैं ds/ds। तो ds से ds कैंसिल होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब a का मान परिवर्तित नहीं होगा ऐसा करने से। तो इसको आगे चलें, a अब क्या करें, इस ds को इधर लाएं, इस ds को इधर लाएं और इस dt को यहाँ पे ले जाएं। तो इसको करो तो ये हो जाएगा dv/, ये ds इधर आ जाएगा ds इंटू ds/, ये dt इधर आ जाएगा dt। ऐसा करना है इसमें, इसको इस टर्म को याद भी रखना है, ध्यान देना इसको। अब ये हो गया dv/ds, और ds/dt मतलब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन क्या निकलता है, वेग v, वेलोसिटी। a इक्वल कितना हो जाएगा, हाँ अब इसका तिरक गुणा करा लो तो ये क्या हो जाएगा, a ds इक्वल, अब dv इंटू v, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे v dv, क्योंकि dv लिखें, dx लिखें, dt लिखें, हमेशा बाद में ही हमें लिखना है, क्योंकि समाकलन करेंगे तो ये बाद में आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का, ADS समाकलन VDV। अब इधर क्या दिख रहा है, इधर हमें दिख रही स्थिति, इधर दिख रहा है हमें वेग, इधर दिख रही है स्थिति, इधर दिख रहा है वेग। तो इधर लिख लेते हैं स्थिति और इधर लिख लेते हैं वेग, है ना। स्थिति चाहिए और वेग चाहिए। यहां हो गया समय, तो मान लेते हैं समय t = 0 पर, अब चूंकि समय का टर्म नहीं है फिर भी हम ऐसा समझने के लिए लिख लेते हैं, समय t = 0 पर स्थिति है 0 और वेग है u। समय t = t पर स्थिति है s और वेग है v, ऐसा हम समझ लेते हैं। जबकि टाइम का टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसको यहाँ से गायब कर दो। तो स्थिति है 0 और वेग है u, और स्थिति है s तो वेग है v। तो स्थिति वाला ये है, स्थिति वाला समाकलन इधर है, तो स्थिति को यहाँ पे लिख देंगे 0 to s, और वेग वाला इधर है, वेग वाला इधर है v वाला, तो इधर लिख देंगे u to v। बात इतना समझ आया? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे समाकलन करेंगे तो a क्या है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, समाकलन 0 to s ds इक्वल, यहां से अब v क्या है, कांस्टेंट नहीं है, v के सापेक्ष v का समाकलन होगा। तो इसको समाकलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले बता चुके हैं, x की पावर n+1 बाई n+1, तो x की पावर n+1 मीन 1+1 मतलब 2/2, फिर से बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब लिमिट रख देंगे इधर u to v। तो a इक्वल, अब
ds का समाकलन s बड़े से ब्रैकेट के अंदर, इस s को क्लोज करेंगे क्योंकि लिमिट रखी गई है, लिमिट इधर रख देंगे 0 to s। अब इधर क्या हो जाएगा, अब लिमिट रख दो इधर, तो लिमिट क्या है, v किस प्लेस पे v, मतलब v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v के प्लेस पर u, मतलब u स्क्वायर अपॉन 2। तो a, अब s माइनस 0, पहले अपर लिमिट s की प्लेस पर s माइनस लोअर लिमिट s की प्लेस पर 0 इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि दोनों का हर एक समान है तो इनको दोनों की बट्टे में लिख सकते हैं। अब s में से 0 गया तो s, मतलब as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इसका तिरक गुणा करा दो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का 1 से गुणा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और 2 का गुणा as से तो 2as, तो v स्क्वायर इक्वल, अब ये u स्क्वायर इधर ले आओ तो u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस का था तो v स्क्वायर प्लस का हो गया। तो पहला समीकरण हम निकालेंगे, ये गति का तीसरा समीकरण सिद्ध हो गया। इसमें टाइम का टर्म नहीं है तो टाइम के टर्म को हटाने के लिए हम s के टर्म को लाना है तो ds अपॉन ds लिखेंगे, और इस ds को इधर ले जाएंगे, dt को इधर लाएंगे तो ये ds बाई dt समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन बन जाएगा वेग, और यहाँ से फिर हम इसको तिरक गुणा करा के समाकलन कर देंगे तो हमें गति का तीसरा समीकरण मिल जाएगा। या फिर आप इस टर्म को भी याद कर सकते हैं तीसरे समीकरण के लिए, यदि आपको यहाँ पे कठिनाई जा रही है तो तीसरे टर्म के लिए आप इस समीकरण को याद कर सकते हैं, a इक्वल dv अपॉन ds इंटू v, इसको याद कर लीजिए। या फिर आपसे ये समझ में आ गया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो गति का पहला समीकरण त्वरण से निकलेगा a इक्वल dv बाई dt, गति का दूसरा समीकरण s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल ds अपॉन dt से निकलेगा। गति का तीसरा समीकरण a इक्वल dv बाई dt या a इक्वल dv बाई ds इंटू v से भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, तो गति का तीसरा समीकरण समझ आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अब मैं मिटा रहा। अब गति का जो तीसरा जो हम कल बताए थे एक समान त्वरित गति, उसमें थोड़ी बात कर लें। आपने कमेंट भी नहीं किया, एक जगह थोड़ा गलत ही हो गया था एक समान त्वरित गति में। तो जब एक समान त्वरित गति में जब हम एक समीकरण लिए थे, एक इक्वेशन हमने लिया था, इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू टी था, इक्वेशन था v इक्वल टू टी। तो हमने क्या किया, t के मान रखते गए तो v का मान हमें मिलता गया, t का मान हमने रखा, v का मान मिलता गया, t का मान 0 रखा, v का मान 0, t का मान 1 रखा तो v का मान 2, t का मान 2 रखा तो v का मान 4, t का मान 3 रखा तो v का मान 6, t का मान 4 रखा तो v का मान 8। ऐसे मान हमें मिला। मतलब समय जैसे जैसे प्रति सेकंड बढ़ रहा है, समय कितना बढ़ा 1 सेकंड, यहाँ भी समय कितना बढ़ा 1 सेकंड, यहाँ भी समय कितना बढ़ा 1 सेकंड, यहाँ भी समय कितना बढ़ा 1 सेकंड। तो वैसे वैसे वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन हुआ, और चौथे सेकंड में भी 2 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ। समय के सापेक्ष 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से वेग बढ़ रहा है, मतलब समय के सापेक्ष 2 मीटर प्रति सेकंड किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, मतलब त्वरण कैसा होगा, एक समान त्वरण होगा। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे हम, तो एक समान त्वरण के लिए हमें पता है कि ग्राफ हमें एक सरल रेखा मिलती है, तो हम ऐसे एक सरल